आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं इसमें गॉस लॉ के एप्लीकेशन को यूज़ नहीं करना है, बट थिंग्स की क्वेश्चन का जो फॉर्मेटिंग किया गया वो यह बोल रहा है कि आपके पास एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक थिन वायर पे। थिंग्स की आपके पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक वायर पे, तो ये वायर है, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है और आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस वायर, और इसका जो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट हम लोग समझ लिए। अब चलिए हम एक पेज चेंज कर लेते हैं और नए स्लाइड्स पे जाके वर्क अराउंड काम करते हैं। तो देखिए क्या है कि अपने पास एक वायर है और इस वायर पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो सेम है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली हम लोगों ने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इस P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस वायर। तो ये जो P पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको करना क्या होता है, आप हमेशा इसको स्प्लिट कर लेते हैं छोटे से एलिमेंटल चार्ज में। तो मान लें कि ये हमारा छोटा सा चार्ज dq है और इस चार्ज का जो एलिमेंटल विड्थ है या इसकी जो लंबाई है वो क्या है, dx है। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे चीज़ें आप याद रखिए और इस dq का आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यहाँ पे एक टच चार्ज रख के थ्रू आप देखिए कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ बनेगा। तो DE इस डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, और ये एंगल है आपका थीटा और ये डिस्टेंस है x। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि सिमेट्री लगा करके देखिए कि कोई ना कोई कंपोनेंट जो होने वाला है वो आपका कैंसल आउट होने वाला है। तो सिमेट्री यूज करके कंपोनेंट्स पे जाइए और देखिए कि कौन सा कंपोनेंट कैंसल आउट होने वाला है। अब आप देखो ज़रा छोटा सा बात समझो, ये एंगल थीटा है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया, हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये बहुत लंबा है, मतलब कि ये बहुत लंबा वायर यूज़ किया गया है, मतलब कि इसका जो x रेंज है वो इन्फिनिटी है। मतलब इधर यदि देखा जाए तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, और इधर से देखा जाए तो ये माइनस इन्फिनिटी तक रेंज सेटअप किया गया है। ठीक है, अब ये एंगल कितना है, तो ये भी एंगल थीटा है। तो आप यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक कीजिए, तो DE का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा वर्टिकल लाइन में, उसका होगा DE cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा जो बनेगा DE sin थीटा। आप सिमेट्री से देखना कि साइन वाला कंपोनेंट, क्योंकि हम यहाँ पे भी चार्ज ले सकते थे और यहाँ पे चार्ज ले करके देखते कि साइन वाला जो कंपोनेंट होगा वो मेरा कैंसल आउट होगा। जो कंट्रीब्यूशन होने वाला है वो सिर्फ cos थीटा वाला का कंट्रीब्यूशन होने वाला है। अब एक और चीज़ बताइए, ये मान लीजिए कि पूरा लंबा सा तार था, ठीक है ना, तो मान ले कि इसका जो लेंथ है वो L है पूरे वायर का। ठीक है, तो जनरल बात करते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, तो लैम्डा बराबर होता है चार्ज। मान लीजिए कि इस पे टोटल चार्जेस जो इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो Q है, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई L। ठीक है ना, और यदि मुझे DQ के बारे में प्लान करना है तो हम DQ के बारे में क्या प्लान करेंगे, तो हम लिखेंगे DQ बराबर क्या होता है, तो लैम्डा इंटू DX। तो DQ बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा का वैल्यू कितना है, तो लैम्डा बराबर हो रहा है Q डिवाइड बाय L इंटू DX। ठीक है ना, तो ये छोटे से एप्लीकेशंस के बारे में काफ़ी हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें बात की हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, DQ के इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना है, चेक करना है कि सिमेट्री से कौन सा कंपोनेंट कैंसल आउट होने वाला है। जो कंपोनेंट कैंसल आउट हो रहा है उसके बारे में थिंक आउट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि y वाला जो कंपोनेंट है यहाँ पे भी चार्ज रख करके देखिएगा, तो ये क्या करेगा, y वाले कंपोनेंट्स को कैंसल आउट कर देगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मेरे पास जो DE है, इलेक्ट्रिक फील्ड है DE, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाई R स्क्वायर। तो ये R है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट आपका हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब DQ बराबर जो हम वैल्यू जान रहे हैं, हम इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, ये वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, DE इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और DQ को रिप्लेस कर देंगे हम लैम्डा इंटू DX डिवाइड बाई क्या लिखेंगे, R स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर। ठीक है,
अब बट हमारा कंट्रीब्यूशन किसका है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन है कॉस वाले कंपोनेंट का, तो हम थिंक आउट करते हैं कॉस वाले, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं डी ई वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो ठीक है, हम अब लिखते हैं डी ई का वैल्यू क्या है, तो 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट लैम्डा इंटू डी एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा यदि हम ट्रिगोमेट्री से कैलकुलेट करें तो कॉस थीटा बराबर क्या आएगा, तो कॉस थीटा बराबर आएगा x डिवाइड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो कॉस थीटा का जो वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, इस वैल्यू को हम वहाँ पे डेबिट कर देते हैं। तो जैसे ही आप डेबिट करते हो तो आप क्या लिखोगे, x डिवाइड बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे डेबिट करते हो तो क्या होता है कि आप इस कंडीशन को जैसे ही अप्लाई करते हो तो थोड़ा सा, अब आपको यदि इंटीग्रेशन करना होगा तो थोड़ा इंटीग्रेशन टफ हो जाएगा, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा स्मार्ट मूव कीजिए, आप इस वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ना कीजिए, आप थोड़ा प्लान को दूसरे तरफ, याद है जब हम लोग रिंग पे निकाल रहे थे तो ये वाली वैल्यूज डेबिट कर रहे थे, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये वैल्यू को डेबिट नहीं करते हैं और हम लिखते हैं सिंपल कॉस थीटा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि हमारा जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट होना चाहिए उसको हम थोड़ा इजी बना पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो कभी कभी लोग मिस्टेक कर देते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू जैसे रिंग में डालते हैं वहाँ पे भी करते हैं, आंसर इस वैल्यू से भी आ जाएगा, बट इस वैल्यू को हम जान करके नहीं डालते हैं कि आपका इंटीग्रेशनल वैल्यूज़ काफ़ी टफ ना हो जाए। तो ठीक है, ये थोड़ा सा एक माइन्यूटली आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि अब हम लिखेंगे क्या, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। देखो यहाँ पे dx है और यहाँ पे cos थीटा है, तो इसका कुछ ना कुछ हमको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा। अब रिलेशन क्या होगा वो देखते हैं, तो इस रिलेशन के पीछे वर्क अराउंड पहले काम करते हैं। तो हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई r, तो r tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर दे तो क्या हो जाएगा, r, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो देखो dx को हम थीटा के टर्मोलॉजी में लिख पाए हैं, जिससे हमारा कोई इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लैम्डा लिखते हैं, ठीक है, और dx के जगह क्या लिखेंगे, r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और cos थीटा। ठीक है, डिवाइड में। अब यहाँ नीचे जो है वो क्या दिया हुआ है, तो नीचे दिया हुआ है सर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा इसके बारे में भी प्लान करते हैं। देखिए x की वैल्यू ये दे रखी है, x की वैल्यू कितनी है भाई, ज़रा देखिए, ये है। आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, आर स्क्वायर लिखिए और यहाँ पे लिखिए आर स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा। इस दोनों में यदि आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, तो sec स्क्वायर थीटा होता है, आपको पता है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, आर स्क्वायर, और इसको लिख दोगे sec स्क्वायर थीटा। तो ये जो कंडीशंस था उसको हम लोगों ने sec के टर्म में लिख लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि sec वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट हो सकता है। तो जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पे sec वाला टर्म कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो देखो इस स्क्वायर से एक टर्म कट जाएगा, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा कम जाएगा। तो अभी जो बच गया वो क्या बच गया, तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, अरेंजमेंट कर देते हैं इसका सही से। तो ये लैम्डा बच गया, कॉस थीटा बच गया, डी थीटा बच गया, और डिवाइड बाई क्या बच गया, आर बच गया। और ये जो है हमारे पास क्या आ गया, डी ई का वैल्यू। ठीक है, अब पता है कि मुझे इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जो ये वैल्यूज आया है तो हम एक पेज चेंज कर देते हैं। हम लिखते हैं क्या है, हम लिखेंगे डी ई वाई इक्वल टू क्या आ गया, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट। यहाँ पे लैम्डा है, ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा है, यहाँ पे डी थीटा है, और डिवाइड में जो वैल्यू है वो क्या है, आर है। तो डिवाइड में जो वैल्यू है वो आर है। अब रहा कि मेरे को ये भी चीज़ें पता है कि E इक्वल टू हम जानते क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई वाई। ये हमारे पास इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड का कंडीशन है। ठीक है,
अब हम जानते हैं कि E बराबर हम जैसे ही ये कंडीशंस को अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे डी ई वाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई आर। अब कहीं पे इनफाइनाइट वाला कंडीशंस दिया है तो इनफाइनाइट कंडीशंस पे जो यदि आप लिमिट के बात की सेटअप करते हैं तो लिमिट्स की वैल्यू क्या हो जाती है प्लस पाई बाई 2 से लेकर के माइनस पाई बाई 2 तक। ठीक है, हमने ये रेंज सेटअप कर दिया, ठीक है ना, क्योंकि एंगल के साथ हमको सेटअप करना था तो इसलिए मैंने ये किया। ठीक है, अब हम E इक्वल टू क्या करने वाले हैं, तो E इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, सही है। लैम्डा है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ पे लिमिट प्लस पाई बाई 2 और लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या डालते हैं 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है, यहाँ पे लैम्डा, और इस कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा साइन थीटा, तो कॉस के इंटीग्रेशन के जगह हम क्या लिखेंगे साइन थीटा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस पाई बाई 2 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस पाई बाई 2। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को क्लियरली पता होगा कि ये लैम्डा हो जाएगा और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और नीचे क्या है तो नीचे आपका आर भी बचेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो आर भी बच रहा है तो यहाँ पे हम आर लिख लेते हैं। ठीक है, छूट रहा था हमारा, और यहाँ पे जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसल आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आ जाएगा वो क्या बच जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो यदि आप किसी वायर पे यदि कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पे, तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। तो देखो कि बेसिक फंडामेंटल यूज़ किए हम लोगों ने, थोड़ा सा यहाँ पे एक स्मार्ट मूविंग किया था, यहाँ पे थोड़ा सा चांस हम लोगों ने मूव करने में, हम चाहते तो कॉस थीटा का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बना सकते थे ये वाली वैल्यू। आप एक बार काम करो, इस वैल्यू के साथ वर्क अराउंड काम करके देखो, जो मैथमेटिक्स में काफ़ी एक्सपर्ट हैं वो ईजिली डील कर पाएंगे। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं टैन थीटा के रिलेशन की बात करते हैं और टैन को सेक के टर्म में लिखते हैं और सेक वाला सेक के टर्म में कैंसल आउट करा करके फिर यूज़ करते हैं। दूसरा है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है साइन का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करने वाले हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड करिएगा तो ये जो साइन कंपोनेंट होता है ये आपका कैंसल आउट हो जाता है। और तो यूज़ करो सैमेट्री का, इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी यूनिफॉर्म चार्ज होता है तो सैमेट्री यूज़ करो, सैमेट्री में थिंक करो कि कोई ना कोई तुम्हारा कंपोनेंट कैंसल आउट होने वाला है, और उसके बाद कंट्रीब्यूशन चेक कर लो कि किसका कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन है डी ई कॉस थीटा। तो हम लोग ने पूरा रिलेशंस जो इसके साथ काम किया है वो क्या किया है डी ई कॉस थीटा के साथ काम किया है। तो आज के लिए थैंक यू।